तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर नईम के साथ आपका एक इंटरेक्शन हो चुका है, आप इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। देन जी सर, मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ है। ये मैथ की क्लास है। सर ये मैथ की नहीं है, ये केमिस्ट्री की ट्रेनिंग है। ये मुझे जरा एक टाइम दें। ओके, सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ जी। मैं जस्ट अ मिनट बैकएंड से मैनेजमेंट को जरा एक दफा इन्फॉर्म कर दूं कि इंफॉर्मेशन जो है रेलेवेंट कैंडिडेट तक ठीक नहीं पहुंची। मैक्सिमम लोग जो हैं वो गलत जगह पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मैं ज़रा एक दफ़ा मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूं। आई नीड जस्ट 2 मिनट्स। सर आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पर डॉक्टर नईम खालिद लिखा है, अगर वहाँ पे आप रीनेम करके केमिस्ट्री स्टूडियो लिख दें तो। नहीं, वो बैकएंड से ना इसको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं है उसका। बहरहाल मैं बैकएंड पे जस्ट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दूं ताकि वो उसको देख लें। मुझे 2 मिनट चाहिए। ओके, ठीक है, चलें जी स्टार्ट करें इसको रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पंजाब फोरेंसिक लैब के अंदर एज अ साइंटिस्ट 2018 से 19 मैंने काम किया है। देन पीसीटीबी जो आजकल पैक्टा के नाम से इंस्टीट्यूट है, उसमें एज अ ई लर्निंग एक्सपर्ट और एज डायरेक्टर वहाँ पे काम किया। यूएचएस के अंदर एमडी कैट के साथ काम किया। एमडी कैट का कंटेंट, एमडी कैट का जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी डिजिटल रिकॉर्डिंग्स यूएचएस के साथ मिलकर काम किया। फिलहाल हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कैंटप पब्लिशर के साथ मिलकर काम कर रहा हूं और एक टीम के साथ हम मिलकर चीज़ें डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी इस ट्रेनिंग सेशन से कुछ एक्सपेक्टेशन है और मेरी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आज के दौर में 2-2.5 घंटे निकालना ये कोई मजाक नहीं है, सबका टाइम बहुत कीमती है। और आपने इस ट्रेनिंग सेशन को अगर अटेंड किया है तो 2-2.5 घंटे स्पेंड करने हैं और उसके बेस पे आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होंगी। तो मैं चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग इंटरैक्टिव हो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ और आप कैमरे के बैक एंड पे सिर्फ मुझे सुने, बल्कि पार्टिसिपेट भी करें। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस ट्रेनिंग सेशन से, मुझे ज़रा बताइएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सोचा है आपने कि आज हम ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे तो हमें ये सीखने को मिलेगा, या वैसे ही ब्लाइंड आप सब बैठ गए हैं? जी महानूर आप बताइए। सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो केमिस्ट्री का करिकुलम है उसको हमने किस तरह से प्रैक्टिकल वे में डिलीवर करना है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से ये सीखूँ। न्यू करिकुलम, न्यू स्टाइल, आपका बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन है कि नया करिकुलम नए तरीके से कैसे हम पढ़ाएं या उसको रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करें। जी और कोई बताए अपने एक्सपेक्टेशन। शाहिदा परवीन दी एजुकेटर, जी शाबाश। मैं चाहता हूं कि आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फायदा नहीं है। इवन कि अगर आप बोल नहीं सकते टेक्स्ट में मुझे लिख के बता दें। चलें खैर, ऑलमोस्ट सबकी यही एक्सपेक्टेशंस होंगी। मैं आगे बढ़ता हूं। मैम महानूर आपके साथ एक और कैंडिडेट बैठी हैं, मैं चाहूंगा वो मुझे बताएं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सर हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे जितने भी डाउट्स होंगे कि हमें किस तरह से लेके चलना है सेशन को और कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं इसको, वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाए। डाउट्स चाहती हैं जी आपके क्लियर हों, ओके। और सर कुछ? मेरी एक और एक्सपेक्टेशन भी है
और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि सर जिस तरह आगे स्टूडेंट जाकर साइंस से अपना बेसिक सब्जेक्ट चूज करते हैं, फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री में डिवीजन हो जाती है, तो सर आप हमें ये टिप्स दें कि हम किस तरह उनका जो रेलेवेंट नॉलेज है प्रीवियस क्लासेस का उसको हम ब्रिजिंग के थ्रू कनेक्ट करें, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, मतलब बेसिक तो हमारा केमिस्ट्री है, तो हम ब्रिजिंग किस तरह करें उनकी। मैं समझ गया। चलें, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। मैं चाहता हूं कि आज मेरे सेशन में अभी आप सब लोग एक पोजीशन पे खड़े हैं। लेट्स से मैं उस पोजीशन को नाम देता हूं पोजीशन ए। पोजीशन ए क्या है? ये पोजीशन ए डिफाइन करती है हमारे करंट टीचिंग लॉट की पोजीशंस को। जो भी हम कर रहे हैं वो पोजीशन ए है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारी पोजीशन ए है ये इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हमें अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना है एक नई जगह पर, और मुझे अगर आपको भी शिफ्ट करवाना है तो मुझे आपके साथ एक लॉजिकल डिस्कशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज इलॉजिकली हम कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते। मैं चाहूंगा कि जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कम से कम अपना कैमरा ऑन कर लें, इंटरेक्शन में ज़रा आसानी रहती है। तो आज हम लॉजिकल डिस्कशंस करेंगे कि व्हाई वी नीड पैराडाइम शिफ्ट, और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे जेन जी की साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड करेंगे न्यू करिकुलम और उसके रैशनैल्स, एक्सप्लोर करेंगे वे टू सपोर्ट ईच अदर इफेक्टिवली और कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। 3 चीजें हमारा टारगेट है। तभी हम अपनी पोजीशन को पोजीशन ए से पोजीशन बी पर लॉजिकली चेंज कर सकते हैं, अगर हम ये 3 पॉइंट क्लियर कर लें। सबसे पहले ये एक तस्वीर है, और इस ये तस्वीर हजारों लफ्ज बोल रही है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। इसमें शायद हो सकता है कि ये मेरी जगह पे ये बंदा है, या मैम मानूर सुन रही हैं, उनके साथ मैम फातिमा है, सब किसी न किसी कैपेसिटी में, कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, इस मैग्नेट का शिकार है, और हमारा बहुत सारा टाइम इसमें इंगेज होता है। एक रिसर्च मैंने की है, और उस रिसर्च के मुताबिक, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये रिसर्च आपके सामने रख देता हूं। स्क्रीन एडिक्शन फॉर पाकिस्तान टीनेजर्स, 6 hours पर डे ऑन डिजिटल डिवाइसेस, उसमें सोशल मीडिया है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिसर्च है। टीनेजर इन जनरल पाकिस्तान अपना 6 घंटे तकरीबन अपना डिजिटल डिवाइस पर टाइम लगाता है पर डे। स्टडीज ऑफ पाकिस्तान यूथ यंग एडल्ट, जैसे यंग एडल्ट का मतलब है जो टीनेजर तो नहीं है लेकिन 20, 21, 22, 23, 24 साल के हैं, और 66.6% रिपोर्ट स्पेंड मोर देन 11 hours डे ऑन सोशल मीडिया। यानी वो जो यूथ है उसमें 66% 11 hour पर डे स्क्रीन पे गुजारी है। इसमें मैं थोड़ा मार्जिन इसलिए देता हूं कि 11 घंटे क्यों बनते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ऑफिस में अपना काम कर रहे हो तो उनका स्क्रीन टाइम कैलकुलेट हो जाता है। हो सकता है वो लैपटॉप पे बैठ के अपना कोई ऑफिस का काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इसलिए ये परसेंटेज हाई हो गई है। लेकिन स्टिल 66% जो यूथ है वो 11 घंटे पर डे स्क्रीन पे गुजारी है। 26.6% जो है वो 6 से 10 घंटे गुजार रही है, और 6.6% जो है वो 1 से 5 घंटे गुजार रही है स्क्रीन के ऊपर। ये यूथ जिसकी एज 20 से 30 साल के दरमियान में है, जो जॉब भी कर रही है और थोड़ा पढ़ भी रही है। स्टडीज ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स 4 घंटे, 60 यानी जो बच्चे मैट्रिक में है, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, उनकी बात की जाए तो 67.1% ऑफ स्टूडेंट रिपोर्टेडली स्पेंडिंग मोर देन 4 hours। जो मैंने ऊपर आपसे 6 hours की बात की है ना, उसमें 67% बच्चे जो हैं वो 4 hours डे ऑन सोशल मीडिया स्पेंड कर रहे हैं। और अगर मैं पूरी कैलकुलेट कर लूं आबादी, तो 1 hour 16 minute पर डे फॉर पाकिस्तानी यूजर। ये वर्ल्ड टाइम की रिपोर्ट है कि हमारी सारी आबादी कैलकुलेट कर ली जाए और टोटल सोशल मीडिया पर जो हम टाइम स्पेंड करते हैं उसको कैलकुलेट किया जाए,
तो वो 1 hour and 16 minute पर डे बनता है। ये डेटा कैलकुलेट करने का मतलब क्या था कि मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा एक्सपोजर या मेरा वक्त ज्यादातर स्क्रीन पे नहीं गुजरता था। ऑब्वियसली हमारे डायनामिक्स चेंज थे, क्योंकि मैं मिलेनियंस हूं, जेन जी से मेरा ताल्लुक नहीं है, एक जनरेशन पुराना हूं, और जेन जी जिसका एक्सपोजर मेरे से बहुत डिफरेंट है, जिसकी अपब्रिंगिंग मेरे से डिफरेंट है, तो हमारे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सिंपल बात बताऊं, जिस दुनिया में मैं रह रहा हूं, मेरे बच्चे ने उस दुनिया में नहीं जाना, उससे मुख्तलिफ दुनिया है। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मेरा बच्चा उस तरीके से नहीं पढ़ेगा। जो जॉब क्राइटेरिया या जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे लिए हैं, वो मेरे बच्चे के लिए नहीं है। फर्क आ गया है। तो ज्यादातर हमारे जो टीचर मिलेनियंस हैं, उनको समझना होगा जेन जी की साइकोलॉजी को। सबसे पहले टेक यूजेज। ऑब्वियसली हम ट्रेडिशनल मेथड से भी पढ़ सकते हैं, डिजिटल मेथड से भी पढ़ सकते हैं। मैं मिलेनियंस की बात कर रहा हूं, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जेन जी डिजिटल नेटिव प्रेफरेबल टेक ड्रिवन लर्निंग, यानी वो ऐसी पढ़ाई को बेहतर अडॉप्ट करेंगे जिसमें टेक ज्यादा इन्वॉल्व होगा। हाँ, हम अपनी बात करें तो हमें दोनों सूट करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड से पढ़े हैं, लेकिन आज हमें टेक से कोई पढ़ाए तो हमें उससे भी समझ आ जाएगा। लेकिन जेन जी जिसका एक्सपोजर मोबाइल फोन था, उसके लिए जरा डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लर्निंग स्टाइल पे अगर बात करें तो प्रेफर करते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग विद सम कोलैबोरेशन, यानी कि हम ग्रुप स्टडी को प्रेफर करते थे। मुझे याद है यूनिवर्सिटीज में कॉलेज के टाइम पर हम एक प्लान बनाते थे, ये हमारा प्लान होता था, उस प्लान के मुताबिक हम तैयारी करते थे, ग्रुप स्टडी भी करते थे, एक दूसरे के घर जाके भी पढ़ते थे। जबकि जेन जी प्रेफर करती है पर्सनलाइज्ड, फास्ट पेस्ड एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। यानी वो ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट, अगर आप उन्हें ग्रुप में बिठाएंगे वो पढ़ेंगे नहीं, कुछ और करेंगे। अगर हम एक्सपेक्ट करें जेन जी से कि वो ग्रुप स्टडी करेंगे तो वो गलत है। वो पर्सनलाइज्ड, फास्ट पेस्ड, हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रेफर करते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो हम ओपन कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, जबकि जेन जी जो है वो शॉर्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन क्या होती थी, हम छुट्टी भी लेने हैं तो एप्लीकेशन। अच्छा, कंटेंट प्रेफरेंस की बात करें तो मिलेनियंस को डिटेल डेप्थ कॉन्सेप्ट पसंद थे। डिटेल हमें चाहिए जी, ज्यादा 2-2 सफ़ों को हमने लिखना होता था, हमें वो पसंद। जेन जी प्रेफर करती है क्विक मल्टीमीडिया बेस्ड कंटेंट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है दो नस्लों के दरमियान में। मसला ये आ रहा है कि पढ़ाने वाले मिलेनियंस हैं, पढ़ने वाले जेन जी हैं, और दोनों के स्टाइल में बड़ा फर्क है। जब दोनों ही कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के, तो इनको डेफिनेटली जो टारगेट्स हैं करिकुलम के, उनको अचीव करने में प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाने के लिए जो मैंने स्टार्ट लिया है, वो साइकोलॉजी समझने की कोशिश की है जेन जी की। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। आपका कोई कंट्राडिक्शन पॉइंट है इसमें तो आप मुझे बताएं। आपको लगता नहीं सर ये आप बात सही नहीं कर रहे, इसमें ये होना चाहिए, तो आप बताएं। आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटी है कि सर ये बात से एग्री नहीं करते हम, या ये पॉइंट ऐड कर लें, ये भी है इसके अंदर। जी, इस्लामिक एजुकेशन। जी मैम महानूर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी, इकरा जमील। इकरा जमील जी, आपका माइक अनम्यूट है। जी जी सर, अब तो आजकल जो जेनजीज है उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल पे पड़ी हुई है। हम टीचर्स को अक्सर ये देखते हैं कि हम बच्चों को इंगेज कैसे रख सकते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उनको मोबाइल पे बहुत मिल जाएगी, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं।
एक्चुअली हमें अब यही देखना है कि किस तरह से हमने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, पढ़ने पढ़ाने के तरीकों को बदलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैम आप मुझे बताएं आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है? फिजिक्स सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये फिजिक्स की नहीं है, ये केमिस्ट्री की है, तो आप इसको देख लें अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? यस आई नो, मेरा फिजिक्स का परसों है सेशन, तो मैं वैसे ही केमिस्ट्री का ले रही हूँ चलो, सेशन, मेरी केमिस्ट्री चलो। भी अच्छी है। वेलकम 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 जी। मिस मानूर आप कुछ ऐड करना चाहें? सर इसमें तो हमें ये पता चला है कि why we need to change our style of teaching, why एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है मेरा, कि पॉइंट ए से लॉजिकली पॉइंट बी पे हमने कैसे शिफ्ट करना है। ये हमें सबको पता है कि हमें अपना स्टाइल चेंज करना है, लेकिन क्या करना है चेंज, क्या चेंज करें उसमें? आई मीन के समझाना तो है ना, समझाना क्या, कैसे चेंज करें जी? सर देखिए आपने हमें बताया कि जो मिलेनियंस है दे नीड द डिटेल्ड नोट, व्हाई डज द जेन ज़ी नीड्स द टू द पॉइंट। जी सर मुझे आप थोड़ा सा इसमें ये डाउट क्लियर करें कि जिस तरह मिलेनियंस को सारी बातों की डिटेल चाहिए थी और जेन ज़ी को टू द पॉइंट चीज चाहिए, सो एक डीप कंसेप्ट एक बेसिक से कैसे वो मतलब विदाउट डिटेल आगे जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, डिटेल्स हमारे दौर में डिटेल का मतलब होता था डिस्क्रिप्शन। आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जरूरी नहीं कि बात को समझाने के लिए इतने बड़े बड़े नोट्स बनाएं। इन अ वेरी स्मार्ट वे, इन अ वेरी क्विक वे हम वो लंबी बात को छोटा कर सकते हैं। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ये मैं करके दिखाता हूँ अभी, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर, ये गूगल खोलो। ओके सर, इधर ही खोलो, उधर, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। एक मिसाल लेते हैं इस बात को स्ट्रेंथन करने के लिए, उधर ले आओ। लेट्स से हम आयनिक बॉन्ड पढ़ाते थे पहले। अगर मेरे पास ये टूल मौजूद है, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, अब इसको पढ़ाने के, जैसे मैंने ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एक मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और ये आयनिक बॉन्ड बनता है, और इसमें लूजर जो है, इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो मेटल है, जो गेन करता है वो नॉन मेटल है। इस तरह आयनिक बॉन्ड बनता है, और इस प्लस माइनस का वजह भी मैंने साथ में बता दी। ये मेरे पास सिमुलेशन है। अगर ये सिमुलेशन ना होती तो मैं कैसे पढ़ाता? वो खोलो जरा, एक सिंपल व्यू बोर्ड खोल लो। ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड के ऊपर ट्रेडिशनल ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता ये सोडियम है, वो क्लोरीन है, उसमें पूरा सफा भी भर जाता। अब मैं पूरा सफा जो भरना है उसको भरने की बजाय मेरे पास उसको समझाने का एक क्विक टूल मौजूद है, जिसमें मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मुझे डिटेल दिखाने की जरूरत है। ठीक है ना? एक्सप्रेशन नहीं, अब तो विजुअल्स आ गए हैं ना। हाँ, मेरे दौर में ये चीजें नहीं थी, तो टीचर भी डेफिनेटली यूज करता था। उसने पहले सबसे पहले क्या करना है, आयनिक बॉन्ड क्या है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, सिंपल। अब तो देखो आप मेरी राइटिंग से अंदाजा लगा रहे हो, मुझे लिखने की आदत भी नहीं रही। तो पहले वो डेफिनेशन लिखेगा, वो 2-4 सफ़ों में डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स, वो 2-4 सफ़ों में ये करेगा। लेकिन वो 2-4 सफ़ों का जो आउटकम था वो मुझे उस वक्त ठीक लगता था, कि मुझे लगता था हाँ ठीक है, सर ने बड़ा अच्छा डिटेल बना दिया, नोट्स बना दिए, याद कर लूंगा, यही पेपर में लिख दूंगा, पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि पेपर भी ऐसा नहीं आता। अगर आप फेडरल बोर्ड की या नई एग्जामिनेशन पॉलिसी देखें जो अगले साल तक पंजाब में भी अडॉप्ट होने वाली है, वो उसमें ये टेस्ट नहीं होगा कि आपको कितना कंटेंट लिखना आता है, उसमें टेस्ट होगा SLO कि आपने अचीव क्या किया, आपको आयनिक बॉन्ड आता है। और अगर आप उस सिमुलेशन पे जाएं, जी दोबारा जाएं सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं O लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, तो वहां पर भी सेम काम है, कोई इस तरह के एक्सप्लेनेशन या वो कुछ भी नहीं मांगते। उनका पेपर आप देखें ना, उनका पेपर देखें, सिंपल एक लफ्ज का भी 3 नंबर दे देगा वो, अगर वो सही लफ्ज लिखा हुआ है। यानी सवाल जिस तरह P4 अगर उनका देखा जाए ना, तो उसमें डायरेक्ट वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, MCQ पूछ लेते हैं, कोई डिटेल वगैरह नहीं होती उसमें। अब आप ये देखें ना, मैग्नीशियम फ्लोराइड बच्चे को अगर टेस्ट इस तरह दिया जाए और हम उनका लेसन इस तरह कर लें कि यही वेबसाइट हम उन्हें थ्रू लिंक भेज दें और उन्हें कहें बेटा इसको टेस्ट करो और आंसर करो, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड किस तरह से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, उसके लिए ये सारी कहानी समझना
10-15 मिनट की बात नहीं रही, बल्कि 10-15 सेकंड की बात हो गई अब ये। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा था ना, हमें कंटेंट पसंद है, लेकिन जेनजी को इस कंटेंट नहीं पसंद, उसको ये चीज पसंद है। भाई सीधी बात करो, सीधी बात करो और छोटी बात करो। आगे भी हमने जाना, टाइम नहीं है, वो ये समझते हैं। चलें वापस चलें जी, वापस आते हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब हम, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं, मैं सारी बहस आपके साथ करने लगा हूं कि हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए पे क्या है, अभी आप सब क्विकली समझ लेंगे कि पॉइंट ए में क्या होता है। रोट लर्निंग टेक्निक जो अभी हम लोग पंजाब बोर्ड में फॉलो कर रहे हैं, और हमने तकरीबन 50 से 60 साल इस टेक्निक को रिगरसली प्रैक्टिस किया है। रोट लर्निंग टेक्निक में सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ अ बुक। यही किताब है, यही करिकुलम है। रोट लर्निंग के अंदर करिकुलम और किताब में कोई फर्क नहीं होता। किताब को ही लोग करिकुलम समझते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेड 9 केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यहां पे ग्रेड 9 लिखा होगा और जनरल साइंस की जगह पे क्या लिखा होगा, केमिस्ट्री लिखा होगा। आप जब भी किताब ये चेंज होगी केमिस्ट्री 9th की, तो आप कहोगे कि किताब चेंज हो गई, निसाब चेंज हो गया, करिकुलम चेंज हो गया। आपके दिमाग में यही आता है। रोट लर्निंग टेक्निक में फर्दर आगे क्या होता है कि हमारे पास लेक्चर मेथड के थ्रू हम उस किताब को पढ़ाते हैं बच्चों को। पढ़ाने का तरीका बड़ा सादा होता है। हमारे पास सामने एक एमएससी या एमफिल टीचर खड़ा होता है जिसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको शायद जूम का माइक भी नहीं ऑन करना आता। ठीक है ना, सॉरी अगर आप इस चीज को माइंड ना करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये एमफिल वाला टीचर क्या करता है, सामने ब्लैक बोर्ड पे अपना जो भी किताब का मटेरियल है उसको उतारता है, और बच्चा इस मटेरियल को अपनी कॉपी पर नोट करता है, और एट द एंड ऑफ लेक्चर ये टीचर क्या करती है, आपको पता है, इसको याद करके आना है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग, इस पूरे प्रोसेस में सारे का सारा कमाल टीचर का होगा, क्योंकि टीचर ने जो बताना है बच्चे ने वही पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड लर्निंग। अब इस सारे प्रोसेस में जो ऑडिटरी लर्नर था, जो सुन के सीखने वाला था, उसको तो सपोर्ट मिल गया, लेकिन जो विजुअल लर्नर था, जिसने कुछ देखकर कुछ करके, कैनेस्थेटिक लर्नर था, जिसने हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखना था, वो क्लास का 90% बच्चा जो या तो विजुअल लर्नर होगा या वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी वाला बच्चा होगा, वो इस क्लास का नालायक बच्चा डिक्लेयर हो गया। और जो 5% या 10% बच्चा था, जिसको डिस्कशन से समझ आ जाती है, जिसको कन्वर्सेशन से समझ आ जाती है, जिसको टीचर का लेक्चर समझ आ जाता है, वो 5 से 10% बच्चा लाइक हो गया। सॉरी, क्योंकि वही टीचर को लेसन सुनाएगा और वही टीचर के लिए बेहतर होगा। अब टीचर सेंटर्ड मेथड के थ्रू हमने बच्चों को पढ़ाया, लेक्चर को ध्यान से सुनने पर एम्फसाइज किया, एक्सेसिव होमवर्क दिया, और एक रिजिड और स्टैटिक करिकुलम, जिसको हम किताब समझते हैं, जिसमें बहुत कम तस्वीरें होती हैं, उसको याद करवाया। ना याद करने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया और उनको रटा लगवाया, और उस रटे का हमने एक बेहतरीन किस्म का क्या कंडक्ट किया, एग्जाम कंडक्ट किया। एग्जाम का तरीका हमारा स्टैंडर्डाइज था, मतलब कि बच्चों को पहले ही पता होता है पेपर में क्या आना है। मेरी मुराद इससे यह है, बच्चों को पहले ही पता है कि 5 MCQs आने हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ये 5 MCQ एक्सरसाइज में से आने हैं या पास्ट पेपर में से आने हैं। सो बच्चा सोचने समझने पे जोर तो देगा नहीं। डेफिनेटली जब उसको स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ही हमने लेनी है, तो उसको पता है कि सवाल एक्सरसाइज में से आएगा, सवाल जो है पास्ट पेपर में से आएगा। पहले से ही सवालों की लिस्ट बच्चे के हाथ में हमने दी होती है कि तुमने ये याद करना है, इसी में से पेपर आना है। बहरहाल पेपर इसी में से आता है, और ट्रेनिंग्स भी टीचर्स को ऐसी दी जाती हैं कि बच्चों को कैसे निमोनिक्स के थ्रू याद करवाएं, रट्टा कैसे लगवाएं, क्विक रिकॉल कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। ये सारी प्रैक्टिस जिस स्कूल में की जाती है, वहां पर पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायत भी कुछ ऐसी होती हैं कि आपका बच्चा तो पढ़ता नहीं है,
सारा काम इसको देते हैं, ये करके नहीं आता, ये याद नहीं करता, ये सुनाता नहीं है। बहरहाल इस सारे निज़ाम के वो जो 5% बच्चे हैं जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कोई इतने खास नहीं होते बच्चे, वो उनको प्रोमिनेंट किया जाता है, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उन्हें अच्छे मार्क्स याददाश्त की बुनियाद पर लेने पर नंबर दिए जाते हैं और उनको हाईलाइट भी किया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस को भी हाईलाइट किया जाता है। इन शॉर्ट हमारी क्लासरूम का फंक्शन क्या था, मैं दोबारा बता रहा हूं। हमारी क्लासरूम का फंक्शन है, ये उस्ताद है, ये बोर्ड है, टीचर अपना नॉलेज कॉपी करता है बच्चे के दिमाग में। कैसे कॉपी करता है, दोबारा जरा देख लें। सिंपल, वो अपना नॉलेज व्हाइट बोर्ड पे उतारता है, बच्चा उसको नोट करता है, टीचर का दिमाग जो भी उसमें कंटेंट होता है वो बच्चे के दिमाग में डालने की कोशिश करता है। और टीचर के दिमाग में कंटेंट क्या होता है, किताब को उसने अच्छी तरह समझा होता है, याद किया होता है, उसको पता होता है सफ़ों पे क्या लिखा है। अब ये जो निज़ाम है जिसमें टीचर का दिमाग स्टूडेंट के दिमाग में जाता है और वही स्टूडेंट का दिमाग एग्जाम वाले दिन कहाँ उतरता है, कॉपी पे, पेपर पे उतरता है। सेम यही काम एक बेजान चीज भी करती है जिसमें कोई दिमाग नहीं है लेकिन वो इंसान से अच्छा काम कर सकती है। सिंपल, इसमें जो आप डेटा इनपुट करोगे प्रोसेसिंग के बाद वही डेटा पेपर पे आउटपुट हो जाएगा। टीचर जो बच्चे के दिमाग में इनपुट करता है प्रोसेसिंग के बाद वही पेपर में आउटपुट होता है। सेम यही फंक्शन हमारा बच्चा भी कर रहा है जो ये फोटोकॉपी मशीन करती है। और इसका रिफ्लेक्शन आपके सामने है कि हमारे यहाँ सड़कों पे इस तरह के एहतजाज भी आप देखते हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पे एड्स भी देखते हैं आप। और यही वो लॉजिकल डिस्कशन है कि व्हाई वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इफ वी नीड टू सर्वाइव इन 2030, इफ वी नीड टू सर्वाइव इन 2035। हमें क्यों अपनी पोजीशन को चेंज करना है और हमें क्यों इन रोल मॉडल्स को देखना है। ये भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं बट इन्होंने बहुत पहले अपनी पोजीशन को ए से बी पे शिफ्ट कर लिया। मैंने नरजिश, आसिफा अख्तर और डॉक्टर सारा इनकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं, देखी हैं, इन पे रिसर्च की है और मैंने इनसे इंस्पिरेशन ली है और मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं जो वक्त के साथ चेंज हुए और पोजीशन ए से पोजीशन बी पर मूव किया। अब we all know that why Gen Z is more drawn to these vloggers। टीचर की तरफ भी तो Gen Z जा सकती थी ना, वो इन व्लॉगर्स की तरफ क्यों गई? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि टीचर ने उसको फोटोकॉपी मशीन समझा। टीचर ने उसको ये समझा कि मैं किसी तरह अपने टीचिंग प्रोसेस से इस किताब को इसके दिमाग में डालूंगा और इस दिमाग में डालने के बाद ये रोट लूप फॉलो करूंगा। व्हाट इज दिस रोट लूप? एग्जाम, प्रेपरेशन, लर्न, एग्जाम, फॉरगेट। अगली क्लास प्रेपरेशन, लर्न, एग्जाम, फॉरगेट। अगली क्लास। बच्चा 10 साल 15 साल इस रोट लूप में गुजारेगा और इसमें गुजारने के बाद जब वो अपने बहन भाइयों को, अपने बड़े भाई को, अपने बड़े कजन को देखेगा कि वो स्कूल से निकला, अच्छी एजुकेशन के साथ निकला और वो 30,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया कमा रहा है, जबकि उसी का एक दोस्त, उसी का एक फ्रेंड जो स्कूल से टाइमली आउट हो गया वो 2 लाख रुपया कमा रहा है। कोई छोटा सा सेटअप लगा लिया उसने, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो जेन ज़ी है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू उसका बड़ा क्लियर है। उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है या जो तरीका हम पर थोपा जा रहा है पढ़ाने का, वो तरीका सरियन हमारे ऊपर जुल्म है। हम जो टीचर हमें पढ़ा रहा है ना हमें वो इंस्पायर कर सकता है, जो हम पढ़ रहे हैं ना हमारे लिए वो इंस्पायरिंग है। तो वी नीड चेंज। यहाँ तक तो हम पहुँच के मैं यहाँ पर रुकूंगा। मैंने ये क्विक डिस्कशन इसलिए की
क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग का पार्ट है कि हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब हम इस पे डिस्कशन करने लगे हैं, लेकिन इस पे डिस्कशन करने से पहले ये जरूरी था कि हम पहले ये कंसोलिडेट कर लें कि ये हमने क्यों छोड़ना है। आप में से कोई महानूर, आप कुछ कहना चाहती हैं यहाँ तक के डिस्कशन में, कुछ ऐड करना चाहती हैं जो मैंने एक स्केच बनाया है अभी तक के डिस्कशन का? सर अभी तक जो आपने स्केच बनाया मैंने उसको बहुत क्लियरली समझा है, और समझने के बाद मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम आने वाला तालीमी निज़ाम तो चेंज कर लेंगे, लेकिन जो लोग जो कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते इसी अच्छा, कंडीशन आपकी की ना वजह से उनका मैम क्या आपकी होगा? आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई है, मुझे दोबारा अपना क्वेश्चन बोलिएगा। दोबारा से आपकी आवाज़ ना डिस्टॉर्ट हो गई थी बीच में। हम निज़ाम तो चेंज कर लेंगे, आगे आपने क्या बोला? सर हम निज़ाम चेंज कर लेंगे, बट वो फ्यूचर के आने वाले बच्चों के लिए जो करंट हमारी कंडीशन है, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं इस सिस्टम की वजह से, जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका बड़ा आसान हाउ तरीका वी कैन ब्रिंग उनका बड़ा आसान तरीका है, कोई मसला ही नहीं है। उनका सबसे आसान तरीका ये है कि मुझे ज़रा स्क्रीन में लेके, सबसे पहले तो वो मान लें कि हमसे गलती हो गई है। जिस दिन वो मान लेंगे एग्जैक्टली विद इन 1 ईयर वो रास्ता तलाश कर लेंगे जो उनको किसी अच्छी जगह पे ले जाएगा। सबसे ज्यादा मसला अगर वो लोग ये बात भी ले तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो तो स्कूल गए थे पढ़ने की नियत से, आगे उनके साथ जो हुआ उसमें उनकी गलती तो कोई नहीं है। मैं इससे एग्री करता हूं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी अब सबसे बड़ी गलती ये होगी उस पर खड़े रहें। हाँ ये बात है। ये बात है। हाँ मैं मानता हूं कि अब उन्हें अपने आप को अनलर्न करने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा। विद इन अ ईयर आज के दौर में जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, वो ऐसे हैं। अच्छा मैं ये ना अपने लिए बात करता हूं। मैं आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2000 आप मेरा वो पहला एक निकाले, मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये डॉक्टर नईम के साथ मेरी मुलाकात हुई पहली जब मैं पीसीटीबी में था, और मैं एक बहुत फेमस टीचर था, और मैंने उनको ना ये लेक्चर दिखाया अपना। ये मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, आप पीसीटीबी वेबसाइट पे जाएं, मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं आज भी। तो मैं उनके पास ये लेक्चर लेके गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे कहेंगे आप बहुत अच्छे टीचर हो, बड़ा आपने ज़बरदस्त वाइट बोर्ड ना लिखा होगा, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप ना बहुत अच्छे पेंटर हो, टीचर भी अच्छे हो कि नहीं हो। तो ये चीज़ मुझे क्लिक की बड़ी, कि हम जिसे अच्छी टीचिंग समझते हैं वो अच्छी पेंटिंग तो हो सकती है, बट एक अच्छा टीचर मैं हूं भी कि नहीं। यानी कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो क्या मैं 50 बच्चों के मुताबिक पढ़ा भी रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, या मैं 10 बच्चों को डील कर रहा हूं, या मैं ऑडिटरी लर्नर्स को डील कर रहा हूं, क्या मैं कैनेस्थेटिक लर्नर्स को डील कर रहा हूं, क्या मैं विजुअल लर्नर्स को डील कर रहा हूं। तो जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं था, ऑल्दो मेरी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज थी उन 10-15 बच्चों के लिए जो क्लास में हर क्लास में होते हैं, तो जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर बेसिक, देखें बेसिक सब्सटेंस तो है ना हमारे अंदर, बस उस बेसिक सब्सटेंस ने क्या किया, जल्दी से अपने आप को अनलर्न किया और नई टेक्निक्स को जल्दी जल्दी अडॉप्ट किया। और बिलीव मी 6 से 7 महीनों के अंदर अंदर मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बस नीयत शामिल हो, इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाती हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सीधा सीधा सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि हमें 21st सेंचुरी टीचर की तरह बिहेव करते हैं, बस हमें 100 साल पुराना टीचर नहीं बनना। 21st सेंचुरी स्किल के टीचर कैसे होते हैं? सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ रेवोल्यूशंस देखने हैं। सबसे पहला रेवोल्यूशन जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो कम्युनिकेशन था। मुझे याद है मेरी दादी और मेरे परदादा हमें बताते थे हम कम्युनिकेट कैसे करते थे आपस में। आज हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं। मुझे याद है कि किसी दौर में ये कहा जाता था ये गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। आज सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां आ गई हैं जिसमें ड्राइवर भी नहीं बैठा होता।
100 साल पुराना एजुकेशन क्लासरूम दिखा रहा हूं, 100 इयर्स पहले जो क्लासरूम था एजुकेशन का वो दिखा रहा हूं। इस 100 साल पुराने क्लासरूम के अंदर अगर आप देखो तो ये बच्चा काम कर रहा है हथौड़ी के साथ। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये क्लासरूम में बच्चा पेंटिंग कर रहा है, यहां पर देखो तो वो रीडिंग कर रहा है। यानी एक टीचर क्लासरूम में डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कर रही है। ये 100 साल पुराना क्लासरूम है अंग्रेज का। इस अंग्रेज ने 100 साल पहले जरूरियात क्या थी उसको एनालाइज किया और उसको एनालाइज करने के बाद अपने क्लासरूम को मॉडल कर लिया, डिजाइन कर लिया। ये हाई क्लास है जिसके अंदर व्हाइट बोर्ड्स लगे होते थे, डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर बच्चों को समझाया जाता था, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को। अगर इसका अपने क्लासरूम के साथ कंपैरिजन करें तो 100 साल के अंदर हमारे दौर में कोई एजुकेशन में तब्दीली आई तो शायद मेरे क्लासरूम ऐसे थे, तो अभी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की जगह पे अगर कोई चेंज आया है तो वो क्या चेंज आया है? व्हाइट बोर्ड। पढ़ने के तरीके आपके सामने है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये जो हमारा तरीका है ओल्ड एजुकेशन सिस्टम जिसमें किताब ही करिकुलम है, उसी को हमने याद करना है, उसी में इम्तिहान देना है और अपने आप को तोते की तरह बनाना है। एक्चुअली इसके चेंज, इसको कैसे चेंज करें, अब हम प्रॉपर इस पर डिस्कशन करने लगे हैं। करिकुलम समझना पड़ेगा पहले हमें। करिकुलम 2022-23 ग्रेड 9 to 12 केमिस्ट्री, जिसमें हमें 3 बातें समझाई जाती हैं। हाउ टू टीच, हाउ मच टू टीच, हाउ टू एग्जामिन। 3 बातें बताई जाती हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं। हाउ टू टीच, हाउ मच टू टीच, हाउ टू एग्जामिन। ये तीनों चीजें किसके लिए डिजाइन की गई हैं? जेन जी के लिए। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है सिंपल, ये सारी बातें आपने डॉक्टर नईम के लेक्चर में सुन ली होंगी कि क्यों हमें करिकुलम की जरूरत पड़ी चेंज करने में, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, ये आप सब जानते हैं। मैं सीधा करिकुलम के ऊपर आ रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक करिकुलम को समझ के आगे केमिस्ट्री को समझना जी। करिकुलम का सबसे पहले सफा खोलें तो अगर आप गौर करो, ये पीसीडीबी की स्टैंप है और ये एनसीसी नेशनल करिकुलम काउंसिल की स्टैंप है। इसका मतलब पीसीडीबी में वही करिकुलम फॉलो हो रहा है जो एनसीसी ने बनाया है और इसको हेड किया था डॉक्टर मरियम चुगताई ने। इस करिकुलम को समझने के लिए आपको ये टर्म्स आनी चाहिए। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड्स। करिकुलम के अंदर स्टैंडर्ड्स कहां लिखा होता है? जैसे ही आप करिकुलम खोलोगे तो ये स्टैंडर्ड का वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, ये देखिए बिल्कुल साइड पे ये स्टैंडर्ड का वर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बाद बेंचमार्क। बेंचमार्क कहां लिखा होता है करिकुलम में? ये क्या है सारे आपको बताता हूं। ये वर्ड लिखा हुआ है बेंचमार्क, बेंचमार्क 1 और आगे यहां लिखा होता है बेंचमार्क 2। ये बेंचमार्क 1 क्या है, 2 क्या है, इसके बारे में भी बात होगी। बेंचमार्क के नीचे होते हैं एसएलओस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा, आप ना वो पीडीएफ में मैंने करिकुलम दिया हुआ है वो खोलो। ये जी करिकुलम को मैंने पीडीएफ की फॉर्म में खोल लिया, नीचे करो। ये मुझे माउस से दो, साथ साथ में कंट्रोल कर लो। अब ये सारी टेक्निकल टर्म्स को आपने अच्छी तरह समझ लेना है केमिस्ट्री के एंगल में। ये सबसे पहले यहां से जस्ट अ मिनट में इसको जरा फ्रंट पेज पे ले आऊं जी। सबसे पहले आ गया डोमेन, डोमेन ए फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके नीचे स्टैंडर्ड है मैटर। इन शॉर्ट फिजिकल केमिस्ट्री जो कि एक डोमेन है,
एंड डोमेन इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, आप उसको चैप्टर भी कह सकते हो। चैप्टर नंबर 1 मैटर। अब ये चैप्टर नंबर 1 अगर मैटर पढ़ेगा तो ये जिस डोमेन में आएगा उसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप गौर करें, मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे जाता हूं। नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड है अभी, वो उसको मैं नीचे ले इसको दिखाता हूं आपको, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर नेम है। स्टैंडर्ड्स मीन चैप्टर नेम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगेन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किस डोमेन में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि डोमेन एक मैक्रोस्कोपिक लेवल है। उस मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जो सबसे छोटा लेवल आता है, सबसे उसके नीचे वाला जो लेवल आता है, वो स्टैंडर्ड है। अब ये जो एक स्टैंडर्ड है मैटर, ये ग्रेड 9th और 10th दोनों के अंदर कॉमन होगा। क्या मतलब है इसका कॉमन होगा? इस चीज को मैं थोड़ा सा एक मिसाल के साथ समझाता हूं। मिसाल थोड़ी मैं इस तरह की निकालता हूं जो मतलब इजीली आपको समझ भी आ जाए। इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा जी। अब ये स्टैंडर्ड आगे स्टिशियोमेट्री, जरा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगेन ये स्टैंडर्ड किस डोमेन का है? फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। अब इस स्टैंडर्ड के अगर आप देखें, दो बेंचमार्क है, बेंचमार्क 1 और इस तरफ जहां पे एरो नजर आ रहा है आपको, यहां पर भी बेंचमार्क 1 लिखा है, लेकिन ये गलती से 1 लिखा गया, ये बेंचमार्क 2 है। जो एक बेंचमार्क होता है वो ग्रेड 9th और 10 के एंड पर अचीव होता है। ये बात आपने समझनी है कि किसी दौर में ग्रेड 9th और 10th का कंबाइन एग्जाम होता था। ग्रेड 9th और 10th का कंबाइन एग्जाम होता था। आपके दौर में, अब के दौर में बेसिकली किया क्या है, 9th और 10th को स्प्लिट कर दिया है। लेकिन करिकुलम की लैंग्वेज में 9th और 10th एक ही बेंचमार्क है। आप मुझे बताएं, एक क्वेश्चन का जवाब दें मिस महानूर, आप बच्चे को 9th के बाद 10वीं में दाखिला देंगी? किसी मतलब एक स्कूल में बच्चा 9th करके आया है, उसने स्कूल चेंज करना है, तो क्या वो 9th के बाद चेंज करेगा? आप 10वीं में उसका एडमिशन लेंगी? नहीं लेंगी ना। 9-10 के बाद, लेंगे 9-10 के अगर बाद उसका बुक सेम है तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन देखें, उसके लिए फिर मुश्किल है करना। असल में आप उसको 11वीं में दाखिला देंगे, 11वीं में दाखिला देंगे, 10वीं करके आओ वहां से, क्योंकि बेंचमार्क क्या है? 9-10। इसी तरह एक बच्चे ने 11वीं एक कॉलेज में की, 12वीं दूसरे कॉलेज में की, वो माइग्रेशन वाली बात अलग है, लेकिन टेक्निकली बेंचमार्क 11वीं और 12वीं का सेकंड बेंचमार्क होता है, 9th और 10th का फर्स्ट बेंचमार्क होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक स्टैंडर्ड है हमारा जिसका नाम है स्टिशियोमेट्री, वो स्टिशियोमेट्री का जो स्टैंडर्ड है वो अचीव होगा अंडर अ बेंचमार्क 1। अब बेंचमार्क को अचीव करने के लिए हमें एक क्लास नहीं पढ़ानी होती, 2 क्लासेस पढ़ानी होती हैं। यानी कि स्टिशियोमेट्री का बेंचमार्क 1 क्या है? Student should be able to balance chemical equation and perform stoichiometric calculation using the mole concept। ये है वो बेंचमार्क, और इसको अचीव करने के लिए कुछ टॉपिक्स हम 9th में पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स हम कहां पढ़ाएंगे? 10th में पढ़ाएंगे। अगर आप बेंचमार्क 2 देखो तो बेंचमार्क 2 क्या है? Student can use stoichiometry to predict the quantity of a reactant and product in a chemical reaction, identify the limiting reactant and balance chemical equation। ये वाला जो बेंचमार्क है ये उसका ग्रेड 12 और फर्स्ट ईयर को मिलाकर अचीव होगा। तो बेंचमार्क किसी एक क्लास के एंड पर अचीव नहीं होता, ये हमेशा 2 सालों में अचीव होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको?
चलें अब वापस चलते हैं पीपीटी पे। पीपीटी पे ठीक है, ये तो जो मैंने टर्म्स बोली थी कि सबसे पहले ईच कॉम्पिटेंसी, यहां पे इस तरफ ले आओ जरा, नहीं ये एरो इस तरफ ले आओ। अच्छा जी, यहां पर लिखा है ना कॉम्पिटेंसी, यहां है डोमेन। ईच डोमेन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड के नीचे बेंचमार्क होते हैं, बेंचमार्क 2 होते हैं। पहला बेंचमार्क 9th-10th के एंड पर कंप्लीट होता है, दूसरा बेंचमार्क जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एंड पर कंप्लीट होता है। अब बेंचमार्क को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसएलओस। एसएलओस। अब वापस करिकुलम पे चलते हैं। अब अगर आप ये देखें, ये वाला बेंचमार्क अचीव करना है, बेंचमार्क 1, तो सबसे पहला एसएलओ क्या है, स्टेट द फार्मूला ऑफ कॉमन एलिमेंट इन कंपाउंड। Define molecular formula of compound as a number and the type of different atom in a molecule. Define empirical formula of a compound as the simplest whole number ratio and different atom in a molecule. Deduce the formula and the number of binary ionic compound from ion given relevant information. Deduce the formula of the molecular substance from the given structure of a molecule. ये सारे वो छोटे छोटे एसएलओस हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एज अ राइटर समझना है एसएलओ को, और इसके मुताबिक कंटेंट तैयार करके किताब में लिखना है। वो किताब बच्चे को एक रेफरेंस के तौर पे देनी है। बच्चा क्या करेगा, उस रेफरेंस बुक को, उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा, लेकिन किस नियत से पढ़ेगा कि मुझे ये तमाम एसएलओस जो हैं ये कवर हो जाए। इन तमाम एसएलओस के कवर होने के बाद कुछ 9th में है एसएलओस, कुछ 10th में है एसएलओस। ये सारे एसएलओस जब उसको समझ आ जाएंगे तो बेसिकली वो बेंचमार्क 1 अचीव कर लेगा। जब वो बेंचमार्क 1 अचीव करेगा देन वो प्रमोट होगा फर्स्ट ईयर में आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ बेंचमार्क 1। और बेंचमार्क 1 की इवैल्यूएशन कहां पर होगी, उसके एग्जाम के अंदर। उसके एग्जाम के अंदर जब बेंचमार्क 1 की इवैल्यूएशन हो जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा जिसमें वो बेंचमार्क 2 पढ़ेगा। और बेंचमार्क 2 में क्या क्या सीखना है, ये सारा ब्लूप्रिंट यहां पर डिटेल से लिखा हुआ है कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन किन एसएलओस को पढ़ाना है। रवायती तरीका क्या था, रवायती तरीका यह था कि इन एसएलओ पर मुश्तमिल जो किताब होती थी, मुझे स्क्रीन में लेके आओ, इन एसएलओ पर मुश्तमिल जो किताब होती थी, बच्चा वो किताब याद करता था और उस किताब में से पेपर आता था। आज के दौर में फर्क क्या आएगा कि वो किताब साइड पे रखेंगे एग्जामिनर, इन एसएलओस के एक्शन वर्ब्स को देखेंगे, स्टेट द फार्मूला ऑफ कॉमन एलिमेंट एंड कंपाउंड, के बच्चे को बुनियादी एलिमेंट और कंपाउंड का फार्मूला स्टेट करना आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन किताब से नहीं पूछेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अ बुक पूछेगा। क्या उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइन करना आता है, क्या उसको मोलर गैस वॉल्यूम का फार्मूला यूज करना आता है, उसका टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है कैलकुलेशंस में, क्या वो करना आता है। अगर उसको ये सब कुछ आता है अकॉर्डिंग टू एसएलओस, उसका एग्जाम क्लियर होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, पीपीटी पे जाएं, जस्ट मैं आखिरी बात करके फिर आपसे क्वेश्चन लेता हूं। अब हर एसएलओ के स्टार्ट में एक वर्ड लिखा होता है, डिफाइन, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म। ये जो सारे वर्ड्स जो स्टार्ट में लिखे होते हैं एसएलओस के, हम उन्हें एक्शन वर्ब्स कहते हैं। तो एक्शन वर्ब्स के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का लेक्चर आपका हो गया हुआ है, उस पर मैं इसलिए डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें आपको पता है। अभी मैंने आपको सिंपल ये समझाना है कि पुराना तालीमी निज़ाम क्या था, किताब को याद किया, इम्तिहान दिया और अपने आप को तोता बनाया। नया ये खत्म हो गया। नया तालीमी निज़ाम क्या है, नया तालीमी निज़ाम क्या है, ये पुराने तालीमी निज़ाम के कुछ पेपर्स हैं जिसमें रट्टे के बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नया तालीमी निज़ाम जो डिसाइड हो चुका है
वो है करिकुलम, और करिकुलम का मतलब एसएलओस। इन एसएलओस को आपने कंसेप्चुअली समझना है, और कंसेप्चुअली समझने के बाद एग्जाम देना है। एग्जाम किताब में से नहीं आएगा, एसएलओ में से आएगा। एसएलओ में से आने का मतलब क्या है कि जब मुझे पता है कि बच्चा मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ चुका है, तो उसको मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाला कोई क्वेश्चन दे दो। ये है कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक ओ लेवल्स, ए लेवल्स। अगर बच्चा, क्योंकि अब नया इम्तिहानी निजाम है, इस तरीके से पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो सोचने वाला बच्चा बनेगा। और इसी के लिए एज कैंटअप पब्लिशर हम जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं वो इसी पर्पस के लिए करते हैं कि हाउ वी कैन कंडक्ट एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स, हाउ वी कैन टीच अकॉर्डिंग टू एसएलओ। अब एक सैंपल चैप्टर मैं आपको एसएलओ के मुताबिक पढ़ा के दिखाऊंगा, जो नॉर्मल क्लास में 15 दिन में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर वो चैप्टर सारा एक्सप्लोर करके दिखा दूंगा। वो जो टाइम 15-20 दिन में लगता है, कैसे वो 15 से 20 मिनट के अंदर हम वो सारा चैप्टर खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं और बच्चों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले। सर मैंने स्टार्ट में भी बोला था आपको ब्रिजिंग के बारे में, तो जो फर्स्ट वाला एसएलओ था जिसमें आपने बताया एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल वाला, तो सर हम प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसको आप मुझे एग्जांपल के थ्रू ब्रिज करके मैं अगर वही दिखा करने दे लगा, तो। अब मैं आपको एग्जैक्टली वही करके दिखाने लगा। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि किस तरह से हम एसएलओ बेस्ड एग्जाम क्लास में या एसएलओ बेस्ड टीचिंग क्लास में करते हैं। अब सेकंड पीपीटी खोलो। उसके लिए आपने क्या करना है, एक जो मैंने फाइल भेजी है ना पीडीएफ में, ये वाली, ये पहले खोलो। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री का टॉपिक खोल लेते हैं। चले, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, इसको फुल स्क्रीन कर दें। सबसे पहले हमने क्या है कि हमने किताब को कन्वर्ट कर लिया है आपके लिए उस फॉर्म के अंदर कि आप उसको एसएलओ बेस पढ़ा सकें। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है बी लिफ्ट। सबसे पहले आपने समझना है ये बी लिफ्ट क्या है। बी से मुराद है ब्रिजिंग, एल से मुराद है लर्निंग आउटकम, जिसको हम एसएलओ भी कहते हैं। आई से मुराद है इस्लामिक पर्सपेक्टिव, साइंस में ज्यादा होता नहीं है, होता है तो वहां पे हमने ऐड कर दिया है। एफ से मुराद है फॉर्मेटिव चेक, एंड टी से मुराद है थ्राइव। इस मॉडल पे हमने क्लास में पढ़ाना है। अब बी लिफ्ट 5.1 अभी मैं खोलता हूं। अगर आप ये बच्चे को पढ़ाएंगे जो कि वीक 1 और डे 1, वीक 1 आपका कब स्टार्ट होगा वो आपने मैन्युअली यहां मेंशन कर लेना, उसका डे 1, यानी ये पूरे डे की प्लानिंग है। अगर आप बी लिफ्ट 5.1 पढ़ाओगे तो उसमें बच्चे के कौन कौन से एसएलओस कवर होंगे, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। बच्चा एक्सप्लेन कर सकेगा द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, use particle model of matter to investigate the movement and the arrangement of particle in 3 states। पार्टिकल थ्योरी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेट करना है पार्टिकल की मूवमेंट को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। एक्सप्लेन व्हाई गैसेस एंड लिक्विड्स टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बट सॉलिड डू नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। डिस्कस using the particle theory of matter why liquid and gas can flow easily but solid cannot। ये 4 SLOs हैं जो हमने वीक 1 के डे 1 पे बच्चों को एक ही दिन क्लास में पढ़ाने हैं। कैसे पढ़ाने हैं अब आते हैं उस पे। अब जैसे ही आप किताब खोलोगे, या ग्रेड 9 की किताब हो या ग्रेड 6 की हो, 7 की हो, सबका मॉडल ऐसा ही है। सबसे पहले हमने किताब के अंदर क्या किया है, किताब में टीचर को सहूलत बना के दे दी है कि ये जो मौजूदा किताब है वो ग्रेड 6 की है और इसका ताल्लुक ग्रेड 4 के साथ है, तो ये होगी ब्रिजिंग। अब ग्रेड 4 में वो क्या पढ़ के आया है, ग्रेड 4 में वो टेबल, जूस, एयर, इंक, वाटर, ब्रिक्स, यानी वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ के आया है।
और वो इन ऑब्जेक्ट्स को जानता है कि इनमें से टेबल सॉलिड है, जूस लिक्विड है, एयर गैस है, इंक लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, ब्रिक्स सॉलिड हैं। तो सबसे पहले तो वो ये जानता है कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है, उसको कनेक्ट कर लेगा। फिर वो ये भी जानता है कि कैन बी पोर्ड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड को पोर किया जा सकता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस कैन बी पोर्ड, कैन स्प्रेड फ्रीली, हैज नो फिक्स वॉल्यूम शेप, एंड ये गैस की प्रॉपर्टी वो कनेक्ट कर देगा। कैन नॉट बी पोर्ड एंड हैज अ फिक्स शेप, वो इस तरह से। यानी कि ये वो टॉपिक है, ये वो कंटेंट है जो उसका ग्रेड 4 में था। करंटली मैं ग्रेड 6 को पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना मैंने क्या है, एसएलओस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और उसका ग्रेड 4 में उसके साथ उसकी क्या करवा दी, ब्रिजिंग करवा दी। मिस महानूर, क्या आपको ये समझ आ गया? एक मैंने मिसाल दे दी आपको। ये सर ये समझ आ गया कि हमने किस तरह से नॉलेज ब्रिज करना है, बट आई वांट टू नो ये किस ग्रेड की बुक है? ये ग्रेड 6 की बुक है। ओके सर, ये लिखा हुआ ना ग्रेड 6। व्हाट अबाउट द ग्रेड 9? मैं आपको एग्जैक्टली एक मॉडल बता रहा हूं ना आपको, जो ग्रेड 9 की होगी वहां पर ये ग्रेड 6 की बजाय क्या लिखा होगा, ग्रेड 9 लिखा होगा। अब आप कहें सर वो बुक कहां पर है, वो बुक कहां पर है ना, देखें आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले वो बुक हम रेडी कर लेंगे। अभी हमने इनिशियली ये मॉडल जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये ग्रेड 8 तक रेडी है, यानी ग्रेड 8 में जाएंगे तो ब्रिजिंग 6-7 से होगी। अब ग्रेड 9th की रेडी हो रही है, जब आप ग्रेड 9th में कोई टॉपिक ऐसे पढ़ाएंगे, होगा वो पीसीडीबी वाला ही, वर्ड्स भी वही होंगे, ओके सर, कंटेंट भी वही होगा, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लानिंग होगी, वो ऐसी ही होगी कि वो ग्रेड 9th का जो करंट एसएलओ होगा वो ब्रिज करेगा पिछले ग्रेड के साथ, और वो हम आपको बना के देंगे। एज अ टीचर आपने क्या करना है कि अपने लेक्चर में सबसे पहले बच्चे को क्या करवानी है, करंट एसएलओ पढ़ाने से पहले उसकी क्या करवानी है, ब्रिजिंग। आप मुझे बताएं कि ये ब्रिजिंग कितने मिनट में हो जाएगी? सर इट विल टेक 4 to 5 minutes। 4 to 5 मिनट। उसके बाद हम आपको एक सिस्टम बना के देंगे जिसमें इसके आंसर्स भी होंगे साथ में ना, यानी अब विदिन अ क्लास एलईडी पे बच्चे को ये नजर आ रहा होगा, बच्चे के हाथ में भी किताब होगी, आप वो अपने टैब पे क्लिक करेंगे तो ये उसके ना आंसर्स इसी तरह लगे हुए आ जाएंगे, ताकि बच्चा अपनी वो करेक्शन क्लास में कर ले। देन अब हमारा नेक्स्ट है फोकस। व्हाट इज फोकस? फोकस स्टैंड फॉर जो हमारा लर्निंग आउटकम है, जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको नीचे करो, जो हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ाना है हमने, और उसकी बेस पे हमने बताना है, नीचे करो, सॉलिड में क्या फर्क है, अच्छी पिक्चर लगा दी है, नेक्स्ट करो, लिक्विड में क्या फर्क है और गैस में क्या फर्क है। अब मेरा वही बात है, कन्वेंशनल तरीका, मैं इसी पॉइंट्स को व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दूं जो बच्चे को, हमें तो समझ आएंगे, बच्चा नहीं, बच्चे को इंगेज नहीं करेगा। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट टूल्स जनरेट कर लिए हैं, कुछ अवेलेबल हैं ऑनलाइन और कुछ हमने उनको खुद डेवलप कर लिया थ्रू कोडिंग। वो कोडिंग कैसे की है वो भी हम आपको एक अलग ट्रेनिंग देंगे कि आप किस तरह थ्रू कोडिंग अपनी मर्जी का टूल जनरेट कर सकते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं, मेरे पास एक टूल मौजूद है, गूगल पे जाओ, मैं आपको वो खोल के दिखाता हूं। ये खोल लो, इधर ले आओ। अब ये टूल है मेरे पास, ये वैसे अब आज के दौर में तो हम खुद भी बना सकते हैं, वो इतना इशू वाली चीजें नहीं है। सबसे पहले आप यहां कनेक्ट कर दें सॉलिड, और आप बोलें कुछ भी नहीं, बच्चों को ऑब्जर्व करने दें। इवन की बुक भी नहीं अभी आपने पढ़ाई, कुछ भी नहीं पढ़ाया आपने, सिंपल आपने ऑब्जर्व करवाया कि बच्चे ये सॉलिड है। हाँ, आपको ये तो बताना पड़ेगा कि नई बात ये है कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इतनी बात आपको बतानी पड़ेगी। और वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन अगर नजर आते तो ऐसे होते। तो बच्चा खुद ऑब्जर्व कर लेगा कि सॉलिड के अंदर उनकी अरेंजमेंट कैसी है।
अब बच्चा बोलेगा फिक्स जगह पे है, थोड़ा बहुत अपनी जगह पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसको फुल स्क्रीन करो, ठीक है ना। अब यही चीज किताब में अंग्रेजी के आसान लफ्जों में लिखी हुई है। ज्यादा बेहतर है कि बच्चा वो आसान लफ्ज, इतना तो है 6th क्लास में वो समझ लेगा, दिस एंड दैट, इस तरह के वर्ड समझ लेगा वो, तो वो किताब में क्या करे, साथ उसने डेफिनेटली किताब खोली होगी, वो बुक खोलो, हाँ पीडी, हाँ अच्छा ये वाली। अब बच्चा डेफिनेटली इस बुक में मार्किंग करे, पहले इनिशियल मार्किंग जिसे कहते हैं ना। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट वो मार्क करेगा वो ये है कि द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट दैट all matter is made up of tiny particles, they are too small to see, these particles are arranged differently in solid, liquid and gas। सबसे पहले उसके लिए ये लाइन मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन को समझने के बाद वो पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर समझ जाएगा। देन जो सिमुलेशन मैंने आपको दिखाई उसको ऑपरेट करने के बाद, नीचे करो, वो समझ आएगा कि जो सॉलिड है, ऊपर ऊपर सॉलिड है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, यस उसने देख लिया। स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्सेस, ये फोर्सेस भी नजर आ रही हैं उसके अंदर, सिमुलेशन पे जाओ, दूसरी, ये रेड कलर के उसके अंदर फोर्सेस नजर आ रही हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्सेस। आप उसको थोड़ा बता दें, वापस चलो बुक पे, यानी वो बुक पर सिमुलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद चीजें नोट डाउन कर रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं इन देयर फिक्स पोजीशन, फ्लो नहीं कर रहे, फिक्स शेप है, कैन नॉट कंप्रेस, जगह बहुत कम है, और स्क्वैश्ड, क्यों, बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल। एज लिक्विड, अब आप आगे लिक्विड गैस जब दिखाओगे तो अगली बात मार्क करेगा। ये समरी भी साथ बनाकर दे दी है 3 पॉइंट्स की शक्ल में। तो इन शॉर्ट जो अपने सिमुलेशन में प्रैक्टिस बाय डूइंग के मॉडल पे आपने उसको, टैब आपके पास है, क्लास में आप बच्चों के पास जा रहे हैं, खोलो दूसरी वही सिमुलेशन खोलो। अब साथ ही आपने किसी एक बच्चे को कहना है बेटा अभी चेंज करो लिक्विड के अंदर, जैसे वो लिक्विड में चेंज करेगा तो ऑब्वियसली बच्चा खुद ऑब्जर्व कर लेगा कि फोर्सेस ब्रेक हो रही है ना, थोड़ी बहुत वीक फोर्सेस हैं, पार्टिकल फिक्स नहीं है, मूव कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्जर्वेशन खुद ही करेगा। दिन गैस पे जाओगे, ठीक है ना, तो आपने पढ़ाना नहीं है, आपने पढ़वाना है। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड। इधर से नहीं इधर से इंफॉर्मेशन ज्यादा ना जाए, इधर से सपोर्ट ज्यादा जाए। सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है। ओके बेटा देख रहे हो तुम ये, हाँ सर जी समझ आ रहा है, अच्छा बताओ, अच्छा करके दिखाओ, अच्छा डिस्कस करो आपस में, अच्छा ये बुक में तलाश करो। अब अगर आप बच्चे को पढ़वाएंगी तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, पढ़ाएंगी तो टीचर सेंटर्ड है। आज का बच्चा जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, वो खुद समझना चाहता है। अच्छा ये जो मैंने आपके सामने एक सिमुलेशन लगाई है, एक और दूसरी जो लिंक है वो खोलो, ये एक से ज्यादा, मतलब आज के दौर में तो मल्टीपल है। दूसरे वाला वापस जाओ गूगल पे, अगर मैं कहूं जी ये बड़ी मैंने कमाल की चीज ढूंढ ली है, तो ऐसा नहीं है, एक से बढ़कर एक चीज है। सिंपल यहां से उसको बताएं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अच्छा वाटर का दिखाएं, यहां से बच्चे को ये भी समझ आ जाएगा कि वाटर भी एक मैटर है और हर मैटर के पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन, आर्गोन, also represent them that all matters are interconvertible. जी क्या बोला आपने? Sir, we can also explain through this animation that all the states of matters are interconvertible. means हम solid to liquid में बिल्कुल। solid में अगर आप अगला टॉपिक देखें ना, अब आप कनेक्टिविटी की बात करें, अगला टॉपिक देखें, दोबारा वो पीडीएफ खोलो। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, इसको नीचे करो, आगे करो, लिक्विड सॉलिड गैस हो गया। आगे देखें आगे क्या है, आगे हमारे पास नीचे जो नेक्स्ट हमारे पास 5.2 है वो है मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, उसके भी सिमुलेटर मौजूद हैं। अगेन जी नीचे करो जरा, वापस नहीं अगेन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका भी वो ब्रिजिंग मौजूद है। जिस तरह, अब ब्रिजिंग क्या है इसकी जरा गौर करें। 6 ब्रिजिंग, 6 इसका मतलब क्या है कि ये 6ठी क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में बच्चा पिछले ही टॉपिक में पढ़ के आया है, तो इसलिए 6 to 6 ब्रिजिंग कर दी है।
और ब्रिजिंग क्या है कि तुमने ड्रॉ करना है पार्टिकल्स को सॉलिड में कैसे होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं, गैस में कैसे होते हैं, ताकि जब ये स्टेट्स कन्वर्ट की जाएं तो उसको पता चल जाए कौन सा मेल्टिंग है कौन सा बॉइलिंग है। अच्छा, मैं बात को मुकम्मल कर लूं। अब आप मुझे बताएं कि ये सिमुलेशन आप पूरी क्लास में बच्चों को इंगेज कर रही हैं, इसके ऊपर दिखा रही हैं, आपने कंटेंट नहीं पढ़ाना, कंटेंट बच्चे की सपोर्ट के लिए है ताकि वो जो जो सिमुलेशन में देखता जाए अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करता जाए। ये कितना टाइम लेगा ये करवाने में अंदाजन? 10 मिनट्स 10-15 मिनट लगा लेते हैं हम, टोटल 20 मिनट लगा लेते हैं ब्रिजिंग, और क्लास में जो लर्निंग आउटकम है उसको एक्सप्रेस करने में हम टोटल 20 मिनट लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, नीचे करो, जैसे ही आपको लगे कि बच्चे ने ये समझ लिया है, ऊपर ऊपर ऊपर, तो क्लास में फॉर्मेटिव चेक लेना है आपने, फॉर्मेटिव चेक। चलो बेटा, किताब में ना 3 सवाल पूछे हैं, जल्दी से इनका आंसर लिखो। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, किसमें? सॉलिड में। बच्चा लिख देगा सॉलिड में। द स्टेट्स ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट हैज अ फिक्स वॉल्यूम, कौन है? फिक्स शेप नहीं है बट फिक्स वॉल्यूम है, सर लिक्विड का। साथ ही नीचे लिखा हुआ है फर्दर प्रैक्टिस, फॉर फर्दर प्रैक्टिस गो टू द प्रैक्टिस बुक। अब बच्चे के पास इस किताब के अलावा एक प्रैक्टिस बुक भी होगी, और उस प्रैक्टिस बुक का मेंशन कर दिया पेज नंबर 1। अब वो प्रैक्टिस बुक खोल ली इसने, ये प्रैक्टिस बुक है। अब इस प्रैक्टिस बुक में चले गया, तो नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ थ्राइव, ये उसका होमवर्क है। क्या करना है? वही क्वेश्चंस हैं, वही चीजें हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन, उसका मॉडल चेंज कर दिया, ठीक है। सर, लिखने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, याद है आपको? पहले ही उसने 2 लाइनें हाईलाइट की थी, वो यहां लिखेगा। जी बोलिए मैम। सर ये क्वेश्चंस के और एमसीक्यूज के आगे ब्रैकेट में आर एंड यू लिखा है, व्हाट वो डज इट रिमेंबरिंग एंड मीन? अंडरस्टैंडिंग, कुछ हमने इस तरह का आइडिया देने की कोशिश की है कि ये जो एक्शन वर्ब है ये रिमेंबरिंग का, ये अंडरस्टैंडिंग वाला है, कुछ इस तरह से ना। वाई आ गया तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया, तो बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाए शुरू में ना। तो अब ये वो वर्कबुक होगी जो बच्चों के पास होगी, और इसमें हमने इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कि जैसे जैसे उसने मार्किंग की थी ना अपनी बुक में क्लास के अंदर, वो मार्किंग ही बेसिकली इन क्वेश्चंस के क्या होंगे, आंसर्स होंगे। वो मार्क्ड चीजें ही वो यहां लिख देगा तो उसका ये आंसर हो जाएगा, यही उसका होमवर्क है, ठीक है। तो क्लास वर्क इज नॉट अ होमवर्क, क्लास वर्क अलग चीज है, होमवर्क उसकी रीइंफोर्समेंट है, थ्राइव है। तो हमने ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10, 11 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये सारा इस मॉडल पे कन्वर्ट करना है। अभी तक ग्रेड 8 तक कन्वर्ट हो गया है, बुक्स रेडी फॉर्म, उसकी रेडीमेड फॉर्म अवेलेबल है। आप अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें वो एक सैंपल 6, 7, 8 का आपको पहुंचा दें। 9th ग्रेड की जो बुक है वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि ये बुक का जो मैटर है, ये हमने जो जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया था वो क्या था? शुरू वाले पहले पेज पे जाओ, इसके जहां पे एसएलओस लिखे हुए हैं। वो इस तरह डिजाइन किया है कि बच्चा इस सारी एक्टिविटी को करने के बाद, मकसद ये नहीं था इसको याद कराना, मकसद हमारा ये था कि ये बी लिफ्ट 5.1 के अंडर जो एसएलओस हैं 4, ये चारों कवर हो जाए। अब हमारा जो एग्जाम होगा वो हम हेड ऑफिस से जब कंडक्ट करेंगे तो हमने इन एसएलओस को सामने रखते हुए क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का कंटेंट भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जरूरी नहीं कि इस बुक वाला ही पढ़ाएं, लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या है कि ये बच्चों को ये 4 एसएलओस आने चाहिए। आपको ये समझ आ गया सबको? बुक एक रिसोर्स के तौर पर आपको अच्छी रिसर्च करके दे दी गई है कि ये एक बहुत अच्छी रिसर्च है, ये तुम कंटेंट पढ़ाओ बच्चों को, इस तरीके से पढ़ाओ तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। असेसमेंट लेने वाले ने किताब को नहीं खोलना, असेसमेंट लेने वाले ने करिकुलम को खोलना है, असेसमेंट लेने वाले ने एसएलओस को देखना है, असेसमेंट लेने वाले ने बेंचमार्क को देखना है कि ये इतने एसएलओस हो गए हैं, ये बेंचमार्क 1 हो गया होगा, देन अब ये स्टूडेंट का हम इम्तिहान लेते हैं। इस तरह से बच्चा ग्रेजुअली 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ के 9th में जब जाएगा तो वो सीढ़ी चढ़ के गया होगा। ऐसे नहीं है कि उसको किसी लिफ्टर ने ऊपर पहुंचा दिया और लिफ्टर ने ऊपर पहुंचा दिया और वो उस काबिल ही नहीं था बच्चा उस ग्रेड में जा सके।
करिकुलम के थ्रू अगर वो प्रमोट हुआ है तो वो बच्चा कभी मार नहीं खाता। हम सबका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम करिकुलम के थ्रू प्रमोट नहीं हुए। अगर हमारा बच्चा 10वीं में है तो वो 10वीं के काबिल ही नहीं है, 10वीं में पहुंच गया, और हमने भी उसको आगे इस तरह से पढ़ाया है कि बस ठीक है इसको जल्दी से खत्म करें। आई एम श्योर कि आपको एक मॉडल के थ्रू मैंने समझा दिया है। हाँ, ये मैं आपको श्योरिटी करता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर हर टॉपिक की सिमुलेशन होगी। अगर किसी टॉपिक की सिमुलेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे तो वो हम कोडिंग के थ्रू खुद भी बना सकते हैं। यहां तक सर आप तरीका बता सकते हैं? सिमुलेशन बनाने का जी सर। अभी बता देते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है। ओके। चले, आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए करना ये होगा कि आपने सबसे पहले, आपके फुल स्क्रीन किया हुआ ये गूगल खोलो, आपने गूगल पे जाना है। पहले मुझे स्क्रीन पे लेके आओ। एज अ टीचर मेरी कोशिश क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूं। एज अ टीचर मेरी कोशिश होती है कि मैं दुआ करता हूं कोई बनी बनाई अच्छी चीज मिल जाए। रिसर्च किया, मिल गया, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर मुझे पता है कि मैंने वो कैसे बनानी है, तो मैं आपको उस नीयत से बता रहा हूं कि पहला स्टेप है बनी बनाई कोई अच्छी चीज मिल जाए। गुड। अगर नहीं मिली आपके मुताबिक तो आप उसको खुद कैसे बना सकते हैं, देन मैं अब इस पे आ रहा हूं। जी। उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और जेमिनी पे चले जाना है। लिखो। आप सबको पता है ये एक फेमस एआई टूल है। अब यस। जेमिनी जो है वो मेरे पास पेड वर्जन है, ये फ्री है तो हम इसको फ्री वाले वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको बताना है कि मैं कौन हूं। तो जैसे मैं बताता हूं कि मैं एक साइंस टीचर हूं। उर्दू में बता दें, इंग्लिश में बता दें, इट डजेंट मैटर। और मैं बच्चों को स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाना चाहता हूं। मुझे इसके लिए कंटेंट तैयार कर दें। पहले तो वो कंटेंट तैयार करेगा। सबसे पहले तो मैं कंटेंट चाहिए। अब यहां पर आपकी मर्जी, अब किताब वाला कंटेंट इसको दे दो या इससे ये जो है बनवा लो। जैसे मैंने इससे बनवा लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर टूल्स आपको नजर आ रहा है, अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने कैनवस में जाना है, कैनवस लिखा हुआ है। जैसे आप कैनवस में जाएंगे और आपने इसको कॉपी करना है रिस्पॉन्स को और इसको पेस्ट कर देना है, और देन आपने इसको इंजन को रन करना है कैनवस पे जाकर। तो अब ये क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा। अब इसने कुछ प्रोसेसिंग इस तरह कर ली। उसके बाद ये क्रिएट का वर्ड लिखा हुआ है, क्रिएट में जाकर आपने क्या करना है, इसको आपने चेंज करना है वेब पेज के अंदर। थोड़ा सा वो टाइम लेगा। जो जेमिनी प्रो है आई थिंक सो वो 3000 पर मंथ में आता है। अच्छा, ये इसने कोड जनरेट कर दिया और वो बहुत जल्दी कर देता है। ये थोड़ा अगर इसने एक मिनट लिया तो वो 30 सेकंड्स में कर देता है। अगेन इसमें फ्री वाले वर्जन में लिमिटेशन होती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो ये उसने कोड जनरेट कर दिया। अब इस कोड को रन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी कोड जनरेट हो रहा है। किसी दौर में ये कोड हमें मैनुअल जनरेट करना पड़ता था।
आज चूंकि ज़माना बदल गया है तो ये कोड हम कोडिंग एजेंट जैसे जेमिनी से ही जनरेट करवा सकते हैं। अब इस कोड के अगेंस्ट ये एक एप्लीकेशन बन गई है। ठीक है, जिसमें उसने साथ में क्या आप ये आपको नजर आ रहा है फुल स्क्रीन है ये जी। ये आप देखिएगा, सबसे पहले मादा मैटर क्या है, हमारे इर्द गिर्द हर चीज, चाहे वो पानी हो, हवा हो, कुर्सी हो। मैदा हो, बनी है। अच्छा, अब इसमें उसने बता दिया उसका वजन होता है, उसका वॉल्यूम होता है, अगेन लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सबसे पहले सॉलिड के बारे में बताया, उसकी शक्ल फिक्स है, उसका हुजम फिक्स है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं और उसकी एक सिमुलेशन थोड़ी सी दिखा दी कैसे होते हैं पार्टिकल्स। फिर लिक्विड में कैसे कैसे पार्टिकल्स होते हैं वो दिखा दिया, फिर गैस में कैसे होते हैं वो दिखा दिया। अच्छा, आप इसमें कुछ चेंज कराना चाहते हैं ना, तो साथ ही ये सर्च इंजन में अपनी मर्जी के मुताबिक बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे इस तरह की चेंजेस चाहिए, मुझे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी दिखानी है, मुझे सिर्फ इतना डेटा चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे यहाँ बर्फ़ है, आप इसकी हीट को अगर आप ज़्यादा करोगे, जैसे ये देखो यहाँ पर ना सिंपल उसने एक स्लाइडर लगा दिया है, हीट कम करोगे तो बर्फ़ है, ज़्यादा करोगे तो लिक्विड, और ज़्यादा करोगे तो गैस है। अगेन आप इसके ये जो पिक्चर्स हैं ये भी इम्प्रूव करवा सकते हैं। फिर आगे क्लास में अगर असेसमेंट लेनी है तो मादे की डैश हालत की शक्ल मखसूस होती है, यानी फिक्स होती है, किसकी, सॉलिड की। पानी मादे की कौन सी हालत है, लिक्विड है। और ये कौन सी है, चलो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स है, आगे से ट्रू करो फॉल्स करो। यानी आप बच्चे को यही सेम लिंक अगर आप उनके व्हाट्सएप पे दे दें, तो इसी लिंक को जब बच्चा व्हाट्सएप पे खोलेगा तो ये टेस्ट उसका एज अ होमवर्क आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर उसको मजीद कह सकते हैं कि दोबारा इसके कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर दो। ये सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से आप वैरायटी जैसे भी जनरेट कराना चाहें करा लें। जी महानूर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर क्या कोई वेब वगैरह होगी जिसके ऊपर हमें ये सारा डेटा मिलेगा? हमारे पास जो हेड ऑफिस टू टीचर इंटरेक्शन का एक पोर्टल होगा, यानी कि जिस तरह आपको एक टैब जब मिलेगा ना, उस टैब के अंदर आपके पास एक पोर्टल होगा, आप उसको ओपन करोगी तो ये सारा जो डेवलपमेंट का डेटा है वहां पर पड़ा होगा। और कोशिश ये सर होगी कि क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है ना, वगैरह आपकी कोई रिक्वायरमेंट, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपसे मुराद जितने भी नवाज स्कूल ऑफ एमिनेंस में टीचर होंगे वो हमें बता देंगे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट टीम से डेवलप करके आप तक पहुंचा देंगे। कोशिश करेंगे आप डिलीवरी एंड पे काम करो, डेवलपमेंट एंड पे हम यहाँ पर बैकएंड से काम कर लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन मैं पूछ रही थी सर, क्या क्लास 9th के लिए भी कोई वर्कशीट्स वगैरह होंगी? एग्जैक्टली जो 6 का मैंने मॉडल दिखाया आपको, यही मॉडल 7 का, यही मॉडल 8 का, यही मॉडल 9th का है। लेकिन 9th में वर्कशीट कैसी होगी? 9th में वर्कशीट ऐसी होगी कि एक पोर्शन कुछ ऐसा होगा वर्कशीट का जो कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करेगा इंटरेक्टिवली, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो उनकी बुक में से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बोर्ड का अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो भी उनके लिए भी मुश्किल है कंप्लीट शिफ्ट होना एसएलओस पर। यानी आ जाकर जो एक राइज है सिस्टम कि किताब की एक्सरसाइज भी याद करनी है, किताब के हर सवाल को आपने टेस्ट योर सेल्फ को भी याद करना है, तो हम कोशिश करेंगे वो जो टेस्ट योर सेल्फ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम वर्कशीट में इंकॉर्पोरेट करें, अदर देन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे और वो क्वेश्चंस भी होंगे। ये 50% अंडरस्टैंडिंग है एंड 50% रिमेम्बरिंग? नहीं, ये डिसाइड नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो गवर्नमेंट बोलती है ना 50% अंडरस्टैंडिंग 50% रिमेम्बरिंग, ये ना कंफ्यूज कर देती है। ये चीज़ आपको समझनी है, ज़रा इधर जाना, कोई मुझे एक पेज निकाल के दिखाओ। मैं आपको ये चीज़ ना क्लियर करता हूँ। एक क्वेश्चन है डिफाइन इवेपोरेशन, आप मुझे बताइए किस लेवल का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन रिमेम्बर करना है, बुक से लिया गया क्वेश्चन है।
डिफाइन इवेपोरेशन, ये किस लेवल का क्वेश्चन है? इसको हमने डिफाइन करना है, इसकी हाँ। सिंपल इतना बताना है वेपरेशन क्या है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। नहीं, ये 6-7 लेवल पे भी हो नॉलेज सकता है। लेवल, हाँ, नॉलेज, किसी लेवल नॉलेज है ना, ये नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड। नॉलेज। अच्छा, चलें अब मैं सवाल पूछता हूं नेक्स्ट। वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? 8th 9th लेवल का भी हो सकता है। 9th लेवल नहीं, मुझे अंडरस्टैंडिंग के अलावा बताओ। नॉलेज के अलावा ये अंडरस्टैंडिंग हो गया ना? यस वजह बतानी है आपने, कंसेप्चुअल बात करनी है। यहां तक समझ आ गया? यस अच्छा, यस। अब अगर सवाल इस तरह से आ जाए, इफ you take a bath, if you take a shower and under fan you are feeling cold, मैं एक मिसाल दे, यानी आप नहा के आए हैं, पंखे के नीचे खड़े हैं, आपको सर्दी लग रही है, ये किस लेवल का क्वेश्चन है? इवेपोरेशन से पूछ रहा हूं ना ये, इवेपोरेशन से पूछते हैं, और इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है, हमने सेकंड में उसको एनालिटिकली डिफाइन कर दिया कि हाँ इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। बेसिकली इसके अंदर भी रीजन ही शामिल है ना, वजह बतानी है, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग ही है। अब आपका मैं ये कंसेप्ट सारा क्लियर कर रहा हूं। अब अगर सवाल इस तरह से आ जाए, अप्लाई, ये जरा देखना जरा, apply the concept of evaporation and try to keep water cool। क्या करोगे? घड़े के अंदर पानी रख दोगे? क्लास की क्या टाइमिंग है? किसकी? क्लास की मतलब कब एंड होगी क्लास? बस ये विद इन 10-20 मिनट्स हम खत्म कर देंगे। वैसे तो मुझे 3 बजे टाइम दिया, लेकिन इसको जल्दी हम वाइंड अप कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना। चलें जल्दी से बताएं, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्राई टू कीप वाटर कूल, क्या करोगे? एनालिटिकल बेस्ड है, अप्लाई द इवेपोरेशन। आपने घड़ा लेना है, उस घड़े में आपने पानी डाल देना है, घड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स के थ्रू इवेपोरेशन होती है, और जहां इवेपोरेशन होती है वहां कूलिंग। आपने बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई कर दिया है मसले का हल निकालने के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं हुआ, ये उससे अगला लेवल है जिसका नाम है एप्लीकेशन। जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन। अभी आपने कितने लेवल पढ़ा दिए बच्चे को? मतलब कि अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्लूम टेक्स वो निकालो, ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब ये आई गेस कि आप लोगों ने ये लेक्चर ले लिया था, इसलिए मैंने इस पे वो पावर पॉइंट पहले बच्चे ने रिमेंबर किया, फिर बच्चे ने अंडरस्टैंड किया, फिर बच्चे ने अप्लाई किया, 3 लेवल हो गए। नहीं बस ठीक है। ये मैं आपको ये चीज, हाँ दूसरी वाली खोलो, ये भी मुझे चाहिए। पहले फिर बच्चे ने अंडरस्टैंड किया उसको, ठीक है, क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद उसने अप्लाई किया प्रॉब्लम सॉल्यूशन। खुल गया? यही है भाई, यही चाहिए मुझे, खोल लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, बस ये खुलने वाली है। इसको बड़ा कर दो। अब सबसे पहला लेवल क्या था आपका? रिमेंबरिंग। जब भी रिमेंबरिंग का सवाल आएगा तो शुरुआत कहां से होगी? डिफाइन, डुप्लीकेट द नेम, लिस्ट दीज थिंग्स, मेमोराइज दीज थिंग, रिपीट करो, स्टेट दैट। जब भी सवाल इस लफ्ज से शुरू होगा तो वो रिमेंबरिंग है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, सेलेक्ट, ट्रांसलेट, क्लासिफाई या एक्सप्लेन या वाई। रीजनिंग बेस्ड।
अप्लाई क्या होगा? एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट, सॉल्व, यूज, इंटरप्रेट, ऑपरेट, स्केड्यूल, स्केच। कि अब तुमने ये समझ लिया है, अब तुम इसका यूज बताओ कि ये फलानी जगह पे यूज किस तरह होगा। अच्छा वापस चलो जहां मैं लिख रहा था क्वेश्चन। अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैम, आपने मुझे बताना है कि वो किस लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक स्टील का बर्तन है और एक मिट्टी का बर्तन है। चले मैं जब तक वो, एक स्टील का बर्तन है एक मिट्टी का बर्तन है, किसमें पानी गर्म रहेगा किसमें पानी ठंडा रहेगा? मट्टी वाले में ठंडा रहेगा क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन हो रही है, और मट्टी और स्टील वाले में उसमें इवेपोरेशन नहीं हो ये रही तो कौन गर्म से हो लेवल जाएगा। का क्वेश्चन है? शाबाश बताएं, ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है? ये जब ऑपरेशन हमने डिफाइन करवाई थी बच्चों को और समझाया था, ये उसी लेवल पे उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऑपरेशन कूलिंग काज करती है। ये वो पेज वहां पे ले जाओ। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन था जहां मैंने पूछा, एनालिसिस नाम ही इसी चीज का है। टीवी पे बैठकर एनालिसिस कर रहे होते हैं कि नून लीग ने ये किया, पीटीआई ने ये कर दिया, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये बात नहीं करने, सिंपल आपने एनालिसिस देना है, हो गया ठीक। चले वहां दूसरी पे चले जाए, बस ठीक है यहीं रहे। अभी ये एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि आपने बताना है, एनालिसिस करना है कि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहेगा और स्टील के बर्तन में पानी जो है वो गर्म रहेगा। ये आपने एनालिसिस किया है, दिस इज एनालिसिस। याद रखिएगा जब बच्चे को आप अप्लाई करना सिखा देते हैं तो देन उसके लिए एनालिसिस करना क्या होता है? आसान होता है। चले मैम आप मुझे बताएं कि मेरे पास बहुत सारा पानी पड़ा है, मैं उस पानी को गर्मियों में स्टोर करना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या बेहतर ऑप्शन रहेगा कि मैं उसको स्टील के बर्तन में स्टोर करूं या उसको मैं मिट्टी के बर्तन में स्टोर करूं गर्मियों के अंदर? मिट्टी। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमें ठंडा पानी चाहिए होता है ना, तो इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन में करना है। अब आपने इवैल्यूएट किया, फैसला दिया। इवैल्यूएट करना, फैसला देना। एनालिसिस में फैसला नहीं था, एनालिसिस में जस्ट कंपैरिजन था। इवैल्यूएट में क्या करना होता है? जस्ट एक स्टेप ऊपर जाके अपने डिसीजन करना होता है कि सिचुएशन के मुताबिक ये चीज ठीक है ये चीज गलत है। बच्चे को 106 बुखार है, बाहर बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक हो गई है, डॉक्टर की दुकानें बंद हैं, क्या करें? घर पे रख के उसको वो ठंडे पानी की पट्टियां लगाएंगे, ठंडे पानी की पट्टियां लगाएंगे, उससे उसके क्या होगा? डेफिनेटली इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा वहां पर भी। अब आपने कूल हो जाएगी। अब आपने ये कुछ क्रिएट किया, कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। अब आपको समझ आ रहा है ये 6 लेवल्स। अब इनमें से जो पहले 3 लेवल होते हैं इन्हें बोलते हैं लॉट। लॉट स्टैंड फॉर लोअर ऑर्डर थिंकिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ये जो अपर 3 लेवल होते हैं इन्हें हॉट बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग। मैक्सिमम 9th तक लोअर ऑर्डर थिंकिंग होती है, 9 10 तक ना लोअर ऑर्डर थिंकिंग होती है। इसलिए 9th में या तो रिमेंबरिंग लिखा होगा आर, या यू लिखा होगा अंडरस्टैंडिंग, या ए लिखा होगा एप्लीकेशन बेस्ड। लेकिन जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उसमें फिर वही कॉन्सेप्ट लोअर ऑर्डर थिंकिंग से कहां मूव कर जाते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग में मूव कर जाते हैं। एक मैंने इवेपोरेशन की मिसाल से आपको सारे लेवल समझाए हैं, समझ गए हो? एक आखिरी बात, एक कंसेप्ट जैसे वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग किताब में लिखा हुआ है, आपने उस लिखी हुई चीज को याद कर लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज भी क्या बन गई? रिमेंबरिंग। एक सवाल लिखा हुआ है कि वाई अर्थन वेसल्स कीप्स द वाटर कूल। बेशक ये वाई है, लेकिन आपने अगर इसको याद कर लिया है तो वो याद की हुई चीज भी फिर किस में आ जाएगी? रिमेंबरिंग में आ जाएगी। इन शॉर्ट, आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन ही हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें बुक से बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट लिया होता है उसको अप्लाई करना होता है सिचुएशंस के ऊपर। अगर वो सिचुएशंस भी बच्चे ने याद कर ली हैं तो वो रिमेंबरिंग हो जाएगा। आई एम श्योर
कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को सामने रखते हुए एक मैंने मिसाल करवा दी है। बाकी फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है, अब आप करें। सर हमने अच्छा, सारा तरीका भी आपका क्वेश्चन था 50%। देखें, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। 50% अगर तो वाकई आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन है तो वो फिर हम मानेंगे एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आना ही सारा किताब में से है, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन हो, तो फिर तो वो 100% क्या हो गया, रिमेंबरिंग ही हो गया ना। तो हमने बेसिकली बच्चे को क्लास में इस कल्चर को प्रमोट करना है कि किताब से बाहर सवाल आ जाए तो परेशान नहीं होना, आपने उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, उसके बारे में क्लास में डिस्कशन हुई है। ओके ओके, आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अभी किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। सर मैं जी करूं? जी जी। सर हमने ये सारा तो कर लिया, लेकिन जिस तरह केमिस्ट्री क्लास 9th की और मैं 10th की बात कर रही हूँ बेसिकली, उसमें हम असेसमेंट कैसे करेंगे, आप मुझे थोड़ा सा वो गाइड कर दें। सेम इसी तरह से मैम किताब होगी जब आपके पास, मैं आपको बता, आप कौन सी असेसमेंट, दो असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्या आपको दोनों का फर्क पता है? जी सर, हमने प्रीवियस दिया था लेक्चर, और मैं इसके अलावा आपसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि अच्छा, हमने देखिए, क्या करना है उसके मैं आपको केमिस्ट्री में। सिंपल सी बात बताता हूँ। बड़ा आसान है सब कुछ करना, ये सुनने में बड़ा लंबा लगता है, करने में बहुत आसान है। आपकी क्लासरूम में यस ना टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। करना क्या आपने, आपकी क्लासरूम में पहले ही 7-7 बच्चों के ग्रुप्स बने होंगे। जी 1+2+2+2, एक लीडर, दो बच्चे इंजन के तौर पे काम करेंगे जो अच्छे बच्चे हैं, दो एवरेज और दो जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन की जरूरत है। यानी ये मिक्सचर बना होगा ग्रुप का, याद रखिएगा। ये एक ग्रुप इकट्ठा बैठा होगा, ये ग्रुप इकट्ठा बैठा होगा, ये सारे ग्रुप इकट्ठे बैठे होंगे। आपने क्लास में जब भी कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो किसी इंडिविजुअल बच्चे से परफॉर्म नहीं करवाना, वो आपने फ्लॉट करना है टास्क किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, जिसको इंश्योर करेगा उसका लीडर, और वो पूरे 7 बच्चों के साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करेगा। ओके मेरी बात समझ गए? उससे होगा क्या कि आपको 40 स्टूडेंट्स तक नहीं एक्सेस चाहिए, आपको सिर्फ 7 ग्रुप्स तक एक्सेस चाहिए। ओके अब वो 7 ग्रुप्स तक मैंने एक्सेस, हाँ सिंपल, आपने क्या करना है, उस ग्रुप के पास जाना है, आपको एक नजर में पता चल जाना है किसने क्या, अगर किसी को नहीं भी काम आता है तो वो ग्रुप में कम्युनिकेशन के थ्रू आ जाएगा काम। ग्रुप सेकेंडली, स्टडी। हमारी जो असेसमेंट है उसका रिजल्ट ये नहीं है कि फर्स्ट आ गया फलाने ग्रुप का बच्चा, दूसरे ग्रुप का बच्चा सेकंड, नहीं। अगर ग्रुप लीडर को फर्स्ट आना है तो एज द होल ग्रुप कंपाइल होगा रिजल्ट। उसमें उसको टेंशन होगी कि मुझे अपने साथ बाकी दोस्तों को भी ड्रैग करना है, उनको भी साथ तैयारी करवानी है, छुट्टियां नहीं करवानी, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, वो उसको फिक्र लगेगी। फिर इस तरह से आप जो आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो विद इन मिनट्स क्लास में आप उसको आसानी से असेस कर लोगे और उसकी जल्दी ग्रुप वाइज रिकॉर्डिंग उसकी वो कर लोगे, स्कोरिंग कर लोगे टैबलेट के ऊपर ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यही एक तरीका यस है। सर। जी जी। ओके सर, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन ना हो तो मेरा अगेन एक और क्वेश्चन है सर। केमिस्ट्री बेसिकली एक इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन को ज्यादा देखते हैं, तो सर जिस टाइम ये क्लास वाली मैनेजमेंट तो हो जाएगी, हम बच्चे को समझा भी लेंगे कंसेप्ट का, लेकिन सर जिस टाइम पे प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तो वो क्या कोई प्रोसीजर एक है और उसमें हमें मिसाल क्या दो, क्या कोई एक मिसाल दो टॉपिक की जो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल उसका होना चाहिए, कोई एक मिसाल दें। सर जो नहीं सर, वैसे भी जो है वो मैट्रिक लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक मैं है, आपको अभी जो बताऊं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल सिस्टम खत्म चल, हो गए, तो प्रैक्टिकल खत्म इसमें हो गए। प्रैक्टिकल्स क्या होगा, क्या सिस्टम देखिए है मेरी पूरा? बात सुनो, मैं आपको बता दूं, वैसे प्रैक्टिकल खत्म हो गए, उसके ऑल्टरनेट ALP आ गए, ऑल्टरनेट लर्निंग क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल एग्जाम होता है कोई, OA लेवल्स में भी वैसे ही होता है, आपको पता है ना। वो पेपर के साथ ही एक जी रीडिंग बेस्ड या एनालिटिकल बेस्ड पेपर होता है जिसमें रीडिंग का एनालिसिस करके अपने रिजल्ट कंपाइल करके लिखना होता है ना। अब वो पेपर होगा। जी वैसे हमारे पास स्कूल्स में लैब होंगी, लैब के अंदर एक बड़ा सा डिजिटल पैनल लगा होगा जिस तरह ये लगा हुआ है, आप वो प्रैक्टिकल एक फ्लोर पे खड़े होके एक सेट के साथ समझाओगे, लेकिन उसका सिमुलेटेड वर्जन आप यहाँ पे समझाओगे।
बजाय कि वो प्रैक्टिकल का सामान जो कि ऐसा प्रैक्टिकल है जिसकी रियल लाइफ में कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आज के दौर में ना, वो हम बजाय वो प्रैक्टिकल का सामान बच्चों के हाथों में पकड़ा दें और बच्चा जो है उसको टाइम वेस्ट करें या उसका कोई ऑप्टिमम रिजल्ट भी ना निकाल सके। हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उस प्रैक्टिकल की एफिशिएंट वे में परफॉर्मेंस दिखाकर, सिमुलेटेड वे में करवाकर, उसके आउटकम में जो रीडिंग्स का ये डेटा का एनालिसिस करना है या इंटरप्रिटेशन करनी है वो अपनी कॉपी पे करेगा। हमारे पास ये मॉडल नहीं है कि हम एक एक बच्चे को सामान पकड़ाएंगे। सर आई एग्री, लेकिन अगर फ्यूचर में उन बच्चों को लैब वर्क करना पड़े और वो केमिस्ट्री की फील्ड में आगे जाते हैं तो उनके अंदर तो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हमने खुद परफॉर्म करना है या हम कोई न्यू चीज बेसिक लेवल से किस तरह इन्वेंट करा सकते हैं, तो हम इस चीज को कैसे प्रमोट करें? मैं आपको एक बात बताऊं, वो आप टाइट्रेशन आपने सुना होगा ना, वो करवाते हैं हम बच्चों को लैब के अंदर, जी, बड़ा वो टाइट्रेशन। बच्चों को शौक होता है टाइट्रेशन का। आप मुझे बताएं, आप मेरे घर में, आपके घर में रोज टाइट्रेशन होती है? कोई एक मिसाल आपके नहीं दिमाग होती में आती? होती है? सिवाय प्रैक्टिकल लैब के और तो नहीं कहीं होती है। नजर आई मुझे टाइट्रेशन कभी। आपके घर में भी होती है, मेरे घर में भी होती है। वो ग्लूकोमीटर नहीं चेक करता ब्लड में शुगर लेवल कितना है? व्हाट इज सर मैं दूसरे तरीके से बोल रही हूँ, लाइक नहीं, डेली अब तो हम आपने, एसिड बेस मैं नहीं यही चेक तो कहने करते लगा हूँ सर, कि जो अभी हम प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं ना, उसका स्मार्ट वर्जन हमारे घरों में सब कुछ हो रहा है, बट उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से लैब में होता है। अब जैसे ग्लूकोमीटर है, वो क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल कितना है उसको उसको करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्डाइज ही करता है ना, स्टैंडर्डाइज करता है। अब बच्चों को अब बजाय कि हम वो टाइट्रेशन करवाएं जिसका उसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेहतर नहीं है उसको इस तरह की मिसाल देकर? अच्छा, अब आपने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर उसको क्या ला के दे वहां पर? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स की लेबोरेटरी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि उसके डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। केमिस्ट्री का ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेटर्स है भी है तो वो प्रैक्टिकल इनअप्रोप्रिएट हैं, यूं समझ लो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हम उसका बेटर वर्जन सिमुलेशन की फॉर्म में उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो करीब तर परफॉर्मेंस कर सके ना। मैस स्पेक्ट्रोमीटर मेरे पास अवेलेबल है सिमुलेशन में, वो उसमें आइसोटोप पुट करेगा और वो हो जाएगा, रादर देन कि हम उसको वैसी कहानी सुना देना। तो केमिस्ट्री का हमारा आइडिया ये है कि हम सिमुलेशंस के थ्रू ही करवाएंगे सारा। ओके, मतलब सिमुलेशन के थ्रू कराने के बाद हम जो उनको कहेंगे जब आप बड़े बड़े होंगे इंग्लैंड जाएंगे, जापान जाएंगे, बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो ये मशीनें आपको चलाने को मिलेंगी। क्योंकि हमारे पास वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सब कुछ। हाँ, टाइट्रेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, ये छोटी मोटी चीजें, इससे फर्क नहीं पड़ता इतना। असल में जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ये सब ही हो सकता है, फ्लेम टेस्ट और यही हो सकता है। ये तो करवा देंगे, लेकिन जिस एंगल से आप प्रैक्टिकल की बात कर रही हो ना, वो वाले प्रैक्टिकल सिमुलेशन से ही होंगे। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो वो करे, अदरवाइज फिर हम अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं। ऑल क्लियर? थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी नाइस लर्निंग विद यू। तो नाउ आई थिंक कि मैंने कंक्लूड किया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना बहुत ज़रूरी है। कैसे जाना है, और उसमें जाने के लिए अकेली मैम महनूर या बाकी मैम फातिमा कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरत है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की, और वो कोलैबोरेटिव एफर्ट क्या है कि हमारी तरफ से डेवलपमेंट हो, आपकी तरफ से वो डेवलपमेंट बच्चों तक डिलीवर हो जाए। डिलीवरी एंड पे आप लोग काम करेंगे, डेवलपमेंट एंड पर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक टोटल काम को हमने डिवाइड कर लिया। ये डिलीवरी वाली टीम है और हम लोग डेवलपमेंट वाली टीम है। तो हेड ऑफिस से हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पूरी, और आपके पास कोई भी आइडिया आता है हम हमारे तक थ्रो करें, हम उसको एक टीम वर्क के थ्रू चैनलाइज करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, टेक योर टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।